हम शिक्षित कम थे पर दीक्षित अधिक थे। उस दीक्षा के अंतर की वजह से वो परिवर्तन आया। और आज भी अगर आप देखें, अगर आपके शिक्षा के संस्कार यानी दीक्षा उचित नहीं है तो कोई भी व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल हो जाए, वो यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है तो वो याकूब मेनन बन सकता है, वो डॉक्टर होने के बाद अफजल गुरु बन सकता है, दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन जहाजों को चलाने की क्षमता रखने वाले पायलट के बनने के बाद भी 9/11 करने वाला खालिद शेख या मोहम्मद अट्टा बन सकता है। इसीलिए यह बात कही गई है कि हमारे लिए चेतना का विकास, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है और इसीलिए इस विश्वविद्यालयों में आने की आवश्यकता है जो आपकी कॉन्शियसनेस को एक नए लेवल पे ले जाते हैं। और ये विवेक कहां से आता है? आप देखिए, भारतीय समाज में परिवार से आता है। परिवार में मां बाप पहले बच्चे के प्रति कर्तव्य का पालन करते हैं, पहले अधिकार की अपेक्षा नहीं करते हैं। बच्चा मां बाप के प्रति कर्तव्य का पालन करता है, भाई बहन के प्रति कर्तव्य का पालन करता है, बहन भाई के प्रति कर्तव्य का पालन करता था, पति पत्नी सभी एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का पालन करते थे। तो जब आज हम बात करते हैं 21st सेंचुरी के आगे जाने की बात, जैसे अभी इस विश्वविद्यालय में बताया कुलपति जी ने कि डिजिटल लॉकर्स बनाए गए, डिजिटल ब्लॉकचेन्स बनी। अब एक इमर्जिंग इंडिया है 21st सेंचुरी का, जिसमें आप कहते हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, क्वांटम कंप्यूटर का दौर आ रहा है, स्पेस में नई टेक्नोलॉजीज का दौर आ रहा है। उसमें एक बार एक टीवी डिबेट में एक सज्जन ने हमसे कहा, यह 2014 से पहले की बात है, हमारी सरकार नहीं बनी थी, उन्होंने कहा कि टुडे वी आवर न्यू यंग जनरेशन थिंक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी मेकिंग इंडिया एन इकोनॉमिक सुपर पावर। हम नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकली बढ़ने की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट राम मंदिर। हाउ डज राम मंदिर फिट्स इन द emerging इकोनॉमिकल सुपर पावर टेक्नोलॉजिकली एडवांस 21st सेंचुरी इंडिया? अब बताइए, प्रश्न कठिन है ना? आप क्या कहेंगे? अरे नहीं, कोई बात नहीं, वो धर्म संस्कृति की बात है, परंपरा की बात है। परंतु ऐसा नहीं है। हम भारत को सिर्फ इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनाना चाहते, टेक्नोलॉजिकली एडवांस ही नहीं बनाना चाहते। तो बहुत से देश रह लिए छोटे छोटे, जापान, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाओ। आज आप में से पता हो सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किस देश की है दुनिया में? सिंगापुर। यानी टेक्निकली वो सबसे अमीर देश है, बट क्या वर्ल्ड लीडर है? नहीं। इफ यू वांट टू मेक इंडिया द वर्ल्ड लीडर, देन अदर देन दिस इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री माइट, हमें एक सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज को दुनिया के सामने रखना होगा, क्योंकि वही वैल्यूज इंस्पायर करती हैं, वही वैल्यूज आपको वो एक स्टेटस देती हैं। और एंटायर ह्यूमैनिटी जिन वैल्यूज को देख सकती है, वो वैल्यूज अगर किसी एक कैरेक्टर में हैं तो वो है भगवान राम। क्योंकि दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उन उदाहरणों से जहां भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठता है, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठता है। उसके कंट्रास्ट में वो उदाहरण की भाई की खड़ाऊं रखी हुई शासन हो रहा है और पिता के कहने पे जंगल जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक था। इसलिए 21वीं सदी का महान भारत बगैर उसके बनना ही नहीं संभव था। आपने कभी ध्यान दिया कि राम रावण का युद्ध होता है तो रावण के 10 ही सिर क्यों थे, 5 या 15 क्यों नहीं? और 10 सिर थे तो एक सर कटता था, दूसरा काहे उगाता था? और तुरंत क्यों उगाता था? भगवान क्यों नहीं रोक पाते थे? ये कहानी नहीं है, ये एक गहरा दर्शन है, गहरी फिलॉसफी है। और अगर रावण के 10 सिर भी थे तो उसका नाम 10 शीश, 10 ग्रीव, 10 कंधर, दशोदर कुछ भी हो सकता था। दशानन क्यों है? 10 मुख वाला क्यों है? एक्चुअली में 10 की फिगर का अर्थ है कि हमारे शरीर के अंदर 10 इंद्रियां होती हैं। रावण हमारे शरीर की वह प्रवृत्ति है जो 10 इंद्रियों के खुले हुए मुख, यानी 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा का प्रतीक है। एक सर कटता था, दूसरा उगाता था। इसका अर्थ यह होता है कि यदि कोई आप एक इच्छा पूरी करिए, इमीडिएटली इट विल गेट रिप्लेस बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। इसीलिए अब उसको कौन समाप्त करेगा? उसको समाप्त करेगा वह ईश्वर। राम, राम शब्द का अर्थ है रमन्ते इति रामः, यानी वह तत्व जिसमें सारा का सारा ब्रह्मांड अवस्थित है, वह राम है। राम के पिता कौन है? दशरथ। जब 10 इंद्रियों को रथने की क्षमता आती है तो हृदय में वह
तत्व पैदा होता है जो दसों इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को मारता है, तब जाके धर्म की स्थापना होती है। इसलिए यह समझने के लिए बेसिक बुद्धि जिनको नहीं होती है वो इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं, जैसे फंडामेंटल कोर्स ना पढ़ा हो और एडवांस कोर्स के ऊपर टिप्पणी करने लगे, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ना पढ़ा हो और इंजीनियरिंग के बारे में व्याख्या करने लगे। उसी प्रकार के हमारे तमाम महानुभावों ने इसको व्याख्या की और इसीलिए तुलसी ने लिखा कि ये क्या है, ये घटना के साथ इतिहास भी है। उन्होंने कहा, कहत परम पुनीत इतिहासा श्रवण ही करत सकल भ्रम नाशा। इसको आप सुनिए, समझिए, सारा भ्रम नाश हो जाता था। इसलिए 21वीं सदी के महान भारत में यह आवश्यकता थी। कहा जाता है कि हमारे सब प्राचीन ग्रंथ थे वो श्रवण परंपरा में आते थे, बोलकर। क्योंकि लिखना आता नहीं था लोगों को, इसलिए वो श्रवण परंपरा में चलते थे, सुन सुना के। ये बताइए, हमने नक्षत्रों तक की गणना कर ली और इतनी अप्रोप्रिएट गणना की कि आज तक हमारा पंचांग सही है और हमें लिखना नहीं आता था। वास्तविकता यह है कि हमारी जो सामर्थ्य थी वो इतनी आगे हो चुकी थी कि वहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाती थी। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं, चूंकि जिन भाषाओं में मात्रा पाई नहीं होती, अब ये बताइए, छोटी ई और बड़ी ई आप लिख के समझा सकते हैं किसी को? बोल के ही समझा सकते हैं। इसीलिए हमारे यहां स्वर का महत्व था। हमारे यहां वैसी भाषाएं थीं जिनको कि आप एक रिदम में ही बोल सकते हैं, इसके लिए बोलने की आवश्यकता थी, सिर्फ और सिर्फ लिखने से नहीं। अब जैसे उदाहरण के लिए शिव तांडव स्तोत्र में कहता ना, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, आगे डमट 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 निदाद वट डमर वयम चकार चंड तांडव तनोतो ना शिवा शिवम। अब ये डमट 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 लिख के बता पाएंगे ना? अब चूंकि वो उनको समझ में नहीं आता था, इसलिए उन्होंने कहा, जिन भाषाओं में मात्रा पाई होती नहीं थी तो उन्हें स्वर आरोह और अवरोह का ज्ञान नहीं था। इस कारण से उनके मन में बात आई। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण देता हूं। हम सब पढ़ते हैं कि जो प्लैनेट्स की बात हुई तो सबसे पहले प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स किसने खोजे? केपलर ने। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है सबने पढ़ा होगा। 9 ग्रह सबसे पहले प्लैनेट बताए केपलर ने। ठीक है, अभी बताइए, पूजा के समय पढ़े हैं ना, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवंतु। ये केपलर बताएं, पंडित जी बताएं? और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमि सुत मंगल को कहा गया। ये तो साइंस को अब पता चला कि एक थ्योरी है कि अर्थ से कभी बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक टुकड़ा अलग हुआ, वो जाके मंगल बना, और भूमि सुत यानी भूमि का पुत्र मंगल को उसी जमाने में कहा जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक परिवर्तन की आवश्यकता है। इसीलिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई उसमें रिसर्च पर भी ध्यान दिया जाएगा, इंडियननेस पर भी ध्यान दिया जाएगा, और एक हर व्यक्ति को अलग अलग स्तर के ऊपर आगे जाने पर। अगर आपसे पूछूं कि 21वीं सदी में अभी तक जो 21 साल गुजरे हैं, सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज कौन सी हुई है? वो है गॉड पार्टिकल, जो जुलाई 2012 में यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजा गया, जिसका कि वास्तविक नाम है हिग्स बोसॉन। और उस हिग्स बोसॉन के 2 साइंटिस्टों के नाम पे है, इंग्लैंड के पीटर हिग्स और भारत के सत्येंद्रनाथ बोस। वहां से बोसॉन वर्ड लिया गया है। यानी अब 21वीं सदी की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज के ऊपर भारत के हस्ताक्षर दिखाई पड़ रहे हैं। और ज्यादा महत्वपूर्ण जानते क्या है? सन लेबोरेटरी के बारे में जिसने भी पढ़ा हो, आप उसकी लॉबी में जाइए तो वहां जानते क्या बने हैं? तांडव करते हुए भगवान शंकर की नटराज की मूर्ति बनी है। क्योंकि वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट में से एक कार्ल सेगन ने कहा कि नाउ द साइंस इज कमिंग टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अब आप यूं समझिए कि जिस क्षण आप इस बात का विचार करते हैं, कुछ लोगों को लगता होगा ना, अभी प्रधानमंत्री जी ने जब काशी में कॉरिडोर का, विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, तो जब आपका सर श्रद्धा से भगवान शंकर के आगे झुकता है तो श्रद्धा का वह बिंदु उत्तर में अमरनाथ से भी जुड़ जाता है, दक्षिण में रामेश्वरम से भी जुड़ता है, पश्चिम में सोमनाथ से भी जुड़ता है, पूर्व में मल्लिकार्जुन से भी जुड़ता है, नेपाल के काठमांडू से भी जुड़ता है, पाकिस्तान के कटास राज से भी जुड़ता है, और यूरोप की सन लेबोरेटरी से भी जाके जुड़ता है।
यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की अखंड चेतना का विस्तार, व्याप इतना गहरा है कि उसे समझने के लिए एक अलग प्रकार की बुद्धि चाहिए। और इसलिए सन लेबोरेटरी का मैंने क्यों उल्लेख किया, उसमें गॉड पार्टिकल की बात कही। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जिसके पास पार्टिकल का ज्ञान भी है, जिसके पास गॉड का भी ज्ञान है। तो हम उन दोनों का रास्ता निकालने की क्षमता रखते हैं। इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहता हूं कि आप सब नया जीवन, नए स्वरूप में कदम रखने जा रहे हैं स्नातक की यह उपाधि लेकर, मगर ध्यान रखिए कि हमें उस नए भारत का निर्माण करना है। स्वतंत्रता का यह अमृत महोत्सव जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब हम शताब्दी मनाएंगे 2047 में, तो भारत एक नए स्वरूप में आना चाहिए। आप ही वो पीढ़ी हैं, ये मिलेनियम जनरेशन, जो उस शताब्दी के समय भारत में महत्वपूर्ण स्थिति में होगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम, राष्ट्र को सब लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। इसलिए यह भी ध्यान रखिए कि हमें किस रूप में आगे बढ़ना है। स्वराज्य, स्वतंत्रता 47 में मिली थी, स्व नहीं था, इसलिए वेश वाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले, इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। इसलिए अटल जी की इस पंक्ति से समाप्त करता हूं। स्वतंत्रता मिली है, 75वां वर्ष है, परंतु याद रखिए हमने बहुत कुछ प्राप्त भी किया है। स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसे, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। धन्यवाद।